ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है। The total angular momentum of an atom results from the combination of the orbital and the spin angular momenta of its electron। हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगेन बिकॉज L is a vector quantity, S is also a vector quantity, hence the total angular momentum will be a vector quantity। सो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसे हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो वेक्टर हम लेंगे जे। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर एक एटम ले लीजिए, मान लीजिए उसका जो हम क्या कर रहे हैं, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिलहाल हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। तो उसका एल जो होगा ये होगा और उसका एल जेड जो होगा वो ये होगा। पढ़ रखा है हमने। एम एल की वैल्यू माइनस एल से लेकर प्लस एल तक जाएगी, ये भी हमें पता है। ओके, स्पिन हमारे पास उसका एस की वैल्यू ये हो जाएगी, उसके एस जेड की वैल्यू ये हो जाएगी। एम एस की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ होती है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसे हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे और जे जो होगा वो एल और एस का एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब जिस तरह से हमने एल के लिए जनरलाइज रिजल्ट लिखे थे, एल के लिए तो हमने डिराइव किए थे, एस के लिए लिखा था, सेम वही होगा अकॉर्डिंग टू द यूजुअल क्वांटाइजेशन कंडीशन। जो कंडीशन हमें एल और एस के लिए मिली थी बिल्कुल वैसी की वैसी जे के लिए मिलेगी। तो सेम चीज जब जे में अप्लाई करेंगे तो कैपिटल जे की वैल्यू ये आएगी और कैपिटल जे जेड की वैल्यू ये आएगी। फर्क सिर्फ इतना है, एल को रिप्लेस कर दिया जे से बस, या एस को रिप्लेस कर दो जे से। एम जे की वैल्यू जो है वो माइनस जे से प्लस जे तक जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एम एल की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक गई थी। करेक्ट। सिमिलरली जो जे जेड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल जेड प्लस माइनस एस जेड हो जाएगी, है ना। वेक्टर फॉर्म में एडिशन है जो ऑपोजिट हो सकता है या फिर बिल्कुल वैसा हो सकता है। और एम जे की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एम एल प्लस माइनस एम एस। नाउ क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो क्वांटम नंबर की स्मॉल जे जो होगा वो एल प्लस माइनस एस होगा। अब हमें ये प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देर आर ओनली टू रिलेटिव ओरिएंटेशन पॉसिबल। देखो ये प्लस और माइनस ही क्यों होता है, क्योंकि स्पिन अप हो सकता है या फिर स्पिन डाउन हो सकता है, इसलिए हमारे पास प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। तो since J, L, S all are quantized, they can have only certain specific relative orientation। quantization का मतलब ही होता है कि कुछ पर मतलब प्रिसाइज जो कुछ डेफिनेट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है वही ले सकता है। इन केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम देयर आर ओनली टू ओरिएंटेशन पॉसिबल। एक इलेक्ट्रॉन की केवल दो ही ओरिएंटेशन हो सकती है, स्पिन अप या स्पिन डाउन। तो अगर जे जो होगा या तो एल प्लस एस हो सकता है या फिर एल माइनस एस होता है। ठीक है, अगर जे जो है वो एल प्लस एस हुआ, उस कंडीशन में जे की वैल्यू जो है वो एल से ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट, तो जे विल बी ग्रेटर देन एल। और अगर एल में से कुछ माइनस कर दोगे तो जे विल बी लेस देन एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, the two ways in which L and S can combine to form J। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां L की वैल्यू 1 ले लेते हैं और S की वैल्यू हाफ ले लेते हैं। तो दो तरीके उसके कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। वो दो तरीके देखो यहाँ पर किस तरह से हो सकते हैं। पहले डायग्राम में आप देखिए L प्लस S होगा, तो मान लीजिए ये L वेक्टर होगा। करेक्ट, और हमें पता है कि अगर J की वैल्यू जो है वो L प्लस S रखनी है तो जो J वेक्टर होगा वो L वेक्टर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। L वेक्टर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, यानी कि L वेक्टर में हमें कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड करने के लिए हमने इसका डायरेक्शन अगर इसे ऐसे रखा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे रखना चाहिए, सो दैट L और S मिलके आपके पास क्या बन रहा है, J बन रहा है। तो J का जो वेक्टर है वो L से बड़ा हो गया, तो इस कंडीशन में आपको J जो है ग्रेटर देन L मिल रहा है। करेक्ट, इसलिए J L प्लस S हो जाएगा। और ये 3/2 क्यों हुआ, क्योंकि हमने L की वैल्यू 1 ली थी और S की वैल्यू 1/2 ली थी, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। सेम सिचुएशन में अगर L माइनस S होता तो हमें क्या करना पड़ता, उस कंडीशन में आपका L वेक्टर जो है वो इतना बड़ा होता और यहाँ पे आपके पास S वेक्टर। तो अगेन J वेक्टर जो है वो L प्लस S ही है, पर एज यू कैन सी इन द डायग्राम की जो डायरेक्शन है वो S की नीचे ओरिएंटेशन आ रही है, जिसकी वजह से जो J है उसके वेक्टर की जो लेंथ है वो L वाले वेक्टर की लेंथ से घट गई, कम हो गई। तो इस वजह से आपके पास J की जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2। तो ये दो तरह से हमारे पास कपलिंग हुई है इनकी, है ना। Now, L and S interact magnetically also, which is known as spin orbit interaction। spin orbit interaction जो है उसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी इसका मतलब क्या है कि जो S है और L है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ये इंटरेक्शन कैसे होता है ये देख लीजिए। दे exert torque on each other। These internal torques do not change the magnitude of the vectors L and S but cause them to precess uniformly around their resultant J। होता क्या है हमारे पास यहाँ पे समझना है ना। ये कह रहा है कि जो L है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आया था म्यू एल। करेक्ट, और जब S जो होता है
इसका मतलब जब स्पिन आ रहा होगा तो इस एल की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी समझाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। ऑर्बिटल मोशन के अंदर मूविंग चार्ज हो गया, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, जब वो देखेगा तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड स्पिन के ऊपर क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है जब वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा म्यू एस, और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा एल, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एल के ऊपर टॉर्क लगाएगी। तो बेसिकली जो एस है और एल है ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, और वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से नहीं लगाई गई है। एस जो है वो एल पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, एल जो है वो एस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। तो ये मैग्नेटिक इंटरेक्शन इनका हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका प्रिसिशन शुरू हो जाता है। और प्रिसिशन किसके अबाउट करते हैं, एल और एस दोनों मिलके खुद का जो रिजल्टेंट होता है उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एटम है, करेक्ट। ये इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमने लिया है, वेक्टर बना हुआ है, और ये हमारे पास एल है। तो सबसे पहले तो इस एस और एल को ऐड करेंगे। तो हमें पता है ट्राइंगल से हमारे पास इस एल और एस का जो रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, तो इनके बीच में कहीं पे इनका रिजल्टेंट होता है। तो हमने ये एस लिया है और ये एल लिया है, तो बीच में कहीं क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अगर ये एल है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये एस है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बीच में कहीं पे जे आएगा। और क्योंकि हमने बोला है कि एस और एल को ऐड करने से मिलेगा, तो जो जे की लेंथ है वो ज्यादा मिल रही है, जे की लेंथ सबसे ज्यादा मिल रही है। अब इस जे के चारों तरफ एल जो है वो भी सर्कुलर मोशन करेगा, कोन बनाएगा, और जो एस है वो भी एक कोन ट्रेस करेगा। तो एल जो ट्रेस करेगा कोन, वो ये वाला सर्कल हो गया। ये रेड कलर से जो कोन बना रही हूँ, ये कोन जो है वो किसने बनाया, ध्यान रखना, ये बनाया है एल ने, क्योंकि एल जो है वो इसके चारों तरफ एक प्रिसिशन कर रहा है। सिमिलरली स्पिन जो है वो भी करेगा, तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया यहाँ पे, ओके। और ये स्पिन मोमेंटम यहाँ पे इस तरह से ये भी सर्कल क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। तो दो सर्कल हमारे पास, ये दो कोन बन गए। ब्लू कलर का जो कोन है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैपिटल जे के चारों तरफ धीरे धीरे सर्कल बना रहा है, यानी कोन ट्रेस कर रहा है। और जो रेड वाला कोन है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल जो है वो जे के चारों तरफ कोन बना रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें देखा है कि जो जे है वो हमें क्या मिला था, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, तो इधर तो वेक्टर का स्क्वायर कितना होता है, जे डॉट जे ही होता है, तो जे स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपके पास एल प्लस एल, यानी देखो एल प्लस एस, और साथ में कितना हो जाएगा, एल प्लस एस, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो एल डॉट एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, फिर एस डॉट एस कितना हो जाएगा, एस डॉट स्क्वायर, एस स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एल डॉट एस प्लस एस डॉट एल। अब हमें पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, टू एल डॉट एस। अब मान लीजिए एल और एस के बीच का एंगल जो है अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉस थीटा की बजाय, मान लीजिए कॉस एल एस, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर कर देते हैं ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हमारे पास कितना है, टू एल डॉट एस, तो टू एल एस और कॉस और दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। ये एल एस जो है ब्रैकेट में ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बाकी सम को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे माइनस एल स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे माइनस का एस स्क्वायर, और टू एल एस डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। अभी जो जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर जो हमारे पास है उसकी वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास जे माइनस एस माइनस एल, हमारे पास क्या मिला है, कॉस एल एस, हमारे पास मिला है जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन टू एल एस। हम जानते हैं कि जे स्क्वायर क्या था, स्मॉल जे, जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर था, करेक्ट। एल स्क्वायर कितना था, एल, एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर था। एस स्क्वायर कितना था, स्मॉल एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर था। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो जे, जे प्लस वन माइनस एल, एल प्लस वन माइनस एस, एस प्लस वन, और साथ में ध्यान रखना एच क्रॉस स्क्वायर इसके भी आ रहा है, एच क्रॉस स्क्वायर इसके भी आ रहा है, एच क्रॉस स्क्वायर इसके भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एल, एल प्लस वन हो जाएगा,
रूट ऑफ एस एस प्लस वन हो जाएगा, एक इसके साथ का एच क्रॉस आएगा, एक इसके साथ का एच क्रॉस आएगा, तो एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो एच क्रॉस स्क्वायर जो है ऊपर वाले एच स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे विदाउट एच क्रॉस स्क्वायर वाले टर्म, जो कि आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये रहे, ये देख लीजिए, ठीक है, जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन अपॉन टू रूट एल एल प्लस वन रूट एस एस प्लस वन। दिस इज द वेक्टर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम। तो वेक्टर मॉडल आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये थ्योरी लिखनी है, डेरिवेशन लिखना है, और ये डायग्राम तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मेनी इलेक्ट्रॉन एटम। अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात करी है, मेनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरी हमें फिलहाल नहीं पढ़नी है, वेक्टर मॉडल एटम हमारे पास हो चुका है। अब देखो, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी, ठीक है, तो हमने देखा कि इन द वेक्टर मॉडल एल एंड एस दोनों किसके अराउंड प्रेसिस करते हैं, जे के अराउंड कोन बनाते हैं। लेकिन अगर एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तब क्या होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक एस वेक्टर आपको दिया हुआ है, करेक्ट, और एक आपको एल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एस और एल से मिलके जे बनेगा, करेक्ट। और हमने अभी अभी देखा कि जो S है वो J के चारों तरफ घूमता है, तो ये जो S है वो देखो J के चारों तरफ घूम रहा है, और जो L है वो भी J के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये L जो है वो भी J के चारों तरफ घूमेगा, करेक्ट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है, जो J मिला है आपको, अब ये J भी घूमेगा, और ये किसकी तरफ चारों तरफ घूमेगा, ये B के चारों तरफ घूमेगा, तो ये वाला जो सर्कल मिल रहा है, ये वाला जो कोण मिल रहा है, ये मिल रहा है J। इसका मतलब अब क्या होगा कि जो व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम J प्रिसेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ B, while L and S कंटिन्यू प्रिसेसिंग अबाउट J। कहना चाह रहा है कि J जो है वो तो B के अराउंड प्रिसेस करेगा, और L और S है वो J के चारों तरफ प्रिसेस करते रहेंगे, ठीक है, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। द डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ऑफ J रिलेटिव टू B विच इन्वॉल्व स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, ये कोई मतलब नहीं है, आपको छोड़ो, बस ये इतना समझना है। ये आपके पास वेक्टर मॉडल हो गया इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वेक्टर मॉडल हो गया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स एंड देयर नोटेशन। ठीक है, ये भी पढ़ ही लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। द क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स सिंपली कॉल्ड एट क्वांटम स्टेट्स ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स n l s j। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में प्रेजेंट होगा, तो हमें पता है वो अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, तो किसी इलेक्ट्रॉन का, जैसे हमारा, मेरी पहचान कैसे है, मेरा नाम, मेरा सरनेम, है ना, मेरा माय नेम, माय सरनेम, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, माय हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब आइडेंटिटी होती है हमारी। तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचाना जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, दे लुक वेरी सिमिलर, सो देयर शुड बी समथिंग जिससे हमें पता चले कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो हम उनको डिस्क्राइब करेंगे एन, एल, एस और जे इन नंबर से, दीज आर द क्वांटम नंबर्स, ओके। तो हमें पता है कि जो एल है, एल की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 होती है, तो इसका मतलब वो किस, उनको नाम क्या देंगे, एस पी डी एफ जी, ये इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, ये अपन ने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा है। द एटॉमिक स्टेट्स इन द एटम्स आर स्पेसिफाइड बाय राइटिंग द करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलोंग विद दीज लेटर्स। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या होगा, अगर किसी के लिए n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू 0 है, तो वो किस में हो जाएगा, 2s में हो जाएगा, जो आपने पढ़ रखा है। अगर किसी के लिए n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, लाइक दैट। अब द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स आर कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म्स क्या बताता है, एनर्जी लेवल बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में रखा हुआ है। टर्म्स से हम उसके लेवल को बताएंगे, लाइंस बताएंगे, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग एनर्जीज एक्सप्रेस्ड इन वेव नंबर आर कॉल्ड टर्म वैल्यूज। और एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट, एनर्जी लेवल बना हुआ होगा तो लेवल का नाम क्या रखेंगे, टर्म, और उस लेवल की एनर्जी कितनी होगी, उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, टर्म वैल्यू। और टर्म वैल्यू निकालना मैंने बताया कि एनर्जी में माइनस एच से डिवाइड कर दो तो टर्म वैल्यू आ जाएगी। नाउ फॉर अ वन इलेक्ट्रॉन एटम, एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अगर हम एनर्जी लेवल बनाए एल इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए, तो एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस पी डी एफ जी टर्म से, ध्यान रखना। स्मॉल, ये जो स्मॉल वाले लेटर्स हैं ये तो ऑर्बिट बता रहे हैं, एस ऑर्बिट पी, जो कैपिटल वाले हैं वो टर्म्स को बता रहे हैं, यानी कि ये जो है ये आपके पास एनर्जी लेवल को बताएंगे, एनर्जी लेवल को बताएंगे। सो कंफ्यूज में यहाँ पे नहीं होना है।
हमें पता है कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अभी जो हुआ, स्पिन ऑर्बिट का मतलब s और l के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से हमें j जो है या तो l प्लस s मिलता है या l माइनस s मिलता है। s की वैल्यू हमें पता है प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकती है, तो या तो l प्लस हाफ मिलेगा या l माइनस हाफ मिलेगा। ओके, सो अब हम यहाँ पर नंबर देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल S की बात करते हैं, कैपिटल S टर्म की बात करते हैं। तो L इक्वल टू 0, ठीक है, L इक्वल टू 0 होगा। L इक्वल टू 0 होता है तो J की वैल्यू क्या मिलेगी? सिर्फ हाफ मिलेगी, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे विच डिटरमाइंस द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो J की वैल्यू आपके पास L इक्वल टू 0 मिलेगा। तो L प्लस S करोगे तो हाफ मिल रहा है, L प्लस L माइनस S करोगे तो माइनस हाफ मिल रहा है। लेकिन क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम केवल 1/2 कंसीडर करेंगे। तो अगर s की बात करते हैं तो l इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान रखना SPDF में वही चलेगा, p के लिए जो है l की वैल्यू 1 लेंगे, d के लिए l की वैल्यू 2 लेंगे। तो ये दो टर्म क्लियर है, टर्म और l तो क्लियर हो जाएगा। j निकालेंगे तो सबसे पहले 0 के करस्पॉन्डिंग तो हमें 1/2 मिलेगा, क्योंकि दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो -1/2 आ रही है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जब 1 आएगा तो 1 के लिए अपन को क्या मिलेगा? l इक्वल टू 1 में देखो कैसे मिलेगा, कैसे निकालेंगे? तो j इज इक्वल टू आपके पास होता है l प्लस s, यहाँ ध्यान से रखना एल, जस्ट अ मिनट, यस, और l माइनस s। s की वैल्यू हमेशा 1/2 ही होगी। तो अगर l इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो एक तो हो जाएगा 1 प्लस हाफ और एक हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है j की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे p इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग j की वैल्यू देखो 3/2 और 1/2 मिल रही है। d की वैल्यू कितनी आ रही है? d के करस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है, तो d के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 2 प्लस हाफ और 2 माइनस हाफ। ये तो हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो 3/2 और 5/2 आपके पास आ जाएगा, ये आएगा 5/2 और 3/2। तो फुल नोटेशन कैसे देंगे? फुल नोटेशन के लिए आप ध्यान रखिएगा, एक तो टर्म होता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम इज गिवन बाय 2s प्लस 1। ध्यान रखना, मल्टीप्लिसिटी दी जाएगी 2s प्लस 1 से, ठीक है। और ये कहाँ ऐड किया जाएगा? तो नोटेशन यहाँ तो इन्होंने लिख रखा होगा नोटेशन, नहीं तो मैं बता देती हूँ। यस, इन सब चीजों को ध्यान रखने की बजाय आप डायरेक्टली नोटेशन पे जाइए, नोटेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। नोटेशन आपकी ये होगी, टर्म की नोटेशन, टर्म नोटेशन, नोटेशन ऐसे होगा 2s प्लस 1 ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ l की वैल्यू लिखी जाएगी और यहाँ पे आपका j आएगा। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिसिटी और ये कैपिटल L की वैल्यू। तो हमने क्या निकाला? हमने निकाला सबसे पहले हमने निकाला था पहले वाले टर्म के लिए s के लिए कितना होगा? l की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर नोटेशन क्या आया? नोटेशन ये लिखा अपन ने, जस्ट अ मिनट। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी, हाँ, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम इज गिवन बाय, अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए s की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1/2 रहेगी। तो s की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/2, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2s प्लस 1, 2l प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाता है? 2। तो मल्टीप्लिसिटी हमेशा, और ये जो पूरी टेबल अपन ने बनाई है ये वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बनाई है, इसलिए मल्टीप्लिसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, विच विल बी 2। तो देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, क्योंकि नोटेशन में सबसे ऊपर मैंने क्या बोला था? 2s प्लस 1 आएगा। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई 2। उसके बाद आता है नीचे l की वैल्यू हमें जो लिखनी है जैसे भी आएगी मान लीजिए। तो यहाँ पर है s, यहाँ पर है p और यहाँ पर है d। तो s के लिए हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा? s आ जाएगा, और p के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? p आ जाएगा, और जब d की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। क्लियर है ये तो चीज बिल्कुल। j की वैल्यू कितनी थी? उसके बाद मैंने क्या बोला था? 2s प्लस 1 और l की वैल्यू जगह हम s p d लिख सकते हैं, और यहाँ पर आएगा स्मॉल j। स्मॉल j की वैल्यू ऊपर वाले केस में कितनी है? 1/2, तो यहाँ पे कितना लिखा? 1/2। यहाँ पर दो वैल्यूज है 3/2 और 1/2, तो एक बार आएगा 3/2 और एक बार आएगा 1/2। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 5/2 और 3/2, तो एक बार यहाँ पे आएगा 5/2 और एक बार यहाँ पे आएगा 3/2। करेक्ट, ये तो हमें दिया है। अगर हमें उल्टा कहा होता था, ये तो हमने टर्म दी हुई थी और नोटेशन निकाला। अगर नोटेशन दिया हुआ है और हमें उसके लिए क्वांटम नंबर निकालना है, तो एक नोटेशन हम लेके चलते हैं। ये कौन सा नोटेशन है? 2p3/2। इसके लिए ध्यान रखना, ये तो जो टर्म है वो मैंने आपको बता रखी है, ये रिप्रेजेंट करता है 2s प्लस 1 l और j, और इसके आगे जो लिखा हुआ होता है वो होता है n। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कितना है? 2। करेक्ट। अब हम यहाँ पे 2, इसकी मैं डिटेल से बता देती हूँ आपको।
हमें नोटेशन गिवन है 2p3/2। तो ध्यान रखना, इसको कंपेयर करना है आपको n 2s+1 l और j से कंपेयर करना है। तो यहाँ से ये 2 जो है ये तो किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कितना हो गया, n = 2 हो गया। ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है 2s+1, वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 2s+1 = 2 आ रहा है। यहाँ से 2s = आ जाएगा 1 और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो दूसरा क्वांटम नंबर हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू तो 2 आ गई, s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तीसरा, L की जगह हमारे पास कितना आ रहा है, P आ रहा है, यानी L की जगह हमारे पास कितना आ रहा है, P, और P के करस्पॉन्डिंग हमें पता है स्मॉल l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे 3/2 आ रहा है जो कि J को रिप्रेजेंट करता है, तो J की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। तो बॉक्स में रख दो, J की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 3/2। तो चारों क्वांटम नंबर हमें मिल चुके हैं अगर नोटेशन दिया हुआ है। तो टर्म, अगर आपको ये नंबर दिए हुए हैं और नोटेशन बनाना है तो वो भी हमने देख लिया, और अगर हमें नोटेशन गिवन है और ये नंबर निकालने हैं तो वो भी हमने देख लिया। तो देख लेते हैं। तो इस टर्म के करस्पॉन्डिंग n = 2 है, l = 1 है, s = 1/2 है और j = 3/2 है। करेक्ट। तो हमारे पास ये चीज हो चुकी है। सेवरल इलेक्ट्रॉन, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, l जो है Li लेंगे और सबको ऐड करेंगे 1/2, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे सबसे पहले l। तो रिजल्टेंट l जो होगा वो हम निकालेंगे समेशन ऑफ Li से, सबका सारे इलेक्ट्रॉन्स का L टोटल करके टोटल निकालेंगे। इसी तरह से सबका ऐड करके स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, और फाइनली जो है उन दोनों को ऐड करके अपन क्या करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। तो वो उस पूरे एटम का होगा। दैट्स इट। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।